आई थिंक हम सेशन स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, कोई बोल रहा है इनका क्वेश्चन रिपीट कर देना। दोस्त का क्वेश्चन था कि सर अगर ऐसा लिखा होगा कि हमने कैश डिस्बर्समेंट किया उससे क्या होगा, तो तीन ऑप्शन थे और चौथा था ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो तीन ऑप्शंस इस तरह से थे कि ऐसा हो सकता है कि आपकी एक लायबिलिटी कम होगी। हाँ, ये तो सही बात है, अगर हम कैश दे देंगे हो सकता है उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी। कैसे? हमने अपने क्रेडिटर को पे कर दिया। दूसरी चीज थी कि एक एसेट कम हो गया, मतलब कैश कम हो गया और दूसरा एसेट बढ़ गया, आपका फर्नीचर बढ़ गया, आपका स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। तीसरा था कि आपका, तीसरा भी एक ऑप्शन था, आपका कोई और एसेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वही कैश निकलने की वजह से कोई और एसेट इंक्रीज हो सकता है। दूसरा और तीसरा सेम ही लग रहा है। एंड थर्ड फोर्थ था ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब जिसको ज्वाइन करना होगा वो बाद में ज्वाइन करें। ICAI ये मैंने कवर करा दिया दोस्त अपने लेक्चर में, और ये मैंने मॉक टेस्ट पेपर सेकंड में भी डाल दिया था इस चीज को। चलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, जिसका पूरा नाम है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैंने आपको बता दिया है, जहां तक ट्रायल बैलेंस की बात है वो आपके सिलेबस में है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में आउटराइटली नहीं लिखा है। बट जो जो बच्चे फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं उनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, तो हम एज सच इस पूरे टॉपिक को करेंगे, ताकि हमारे पास टाइम है। अगर फॉर्म में भी सपोज पूछ भी लिया आउट ऑफ सिलेबस, कभी वो पूछ लेते हैं और उन्हें ये चीज पूछा, बोलेंगे इंप्लाइड था कि ट्रायल बैलेंस है, तो ये भी आएगा। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयारी करेंगे, बट उतना 100% अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे कि हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। थोड़ी सी मैं यहां पे रिवीजन करा दूंगा आपकी ट्रायल बैलेंस के बारे में और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हम कब बोलते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ओके है? जब हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो मेरे दोस्तों बराबर हो पाता है। जैस मुझे बता देना, आप लोगों को बोर्ड और ये सब कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? वेरी गुड। डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। अब ये ट्रायल बैलेंस कब हम बनाते हैं, कौन सी स्टेज पे बनाते हैं? सर जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर अकाउंट्स को जब हम सबको टोटल करके कास्टिंग करते हैं, उसके बाद उनका बैलेंस निकालते हैं, तो सब लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं वो हम एक पेज पर लिखते हैं, एक समरी शीट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल मतलब होता है ना, ट्रायल मतलब ट्राई करना। ठीक है ना, जैसे मशीन हम रेडी बनाते हैं खुद, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रायल रन करते हैं। इसी तरह हम बैलेंसिंग करना चाहते हैं और ट्रायल एक कर रहे हैं कि सब कुछ अभी तक ठीक है कि नहीं है। कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कुछ अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम उनको लिखते हैं। जैसे कैपिटल है, उसका जो बैलेंस होगा वो लिखते हैं, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। मैं अभी जैसे एसेट्स है, आपके फिक्स्ड एसेट्स है, उनका डेबिट बैलेंस होगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की बात होगी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा। डेटर होगा, उसका डेबिट बैलेंस, मतलब जितने भी एसेट होंगे उनका डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स होंगे, उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। लोन होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर इस सबको टोटल करते हैं, जितने अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस उनको टोटल करते हैं। सपोज वो 10 लाख आ गया, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस का भी 10 लाख आना चाहिए। अगर ये चीज हो गई मेरे दोस्तों, इट मींस हमारी अकाउंटिंग ठीक हो गई है। इसके नीचे फंडामेंटल रूल क्या है? फॉर एवरी डेबिट there will be an equal and corresponding क्रेडिट। हमने जब लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग की थी, हमने वहां पे देखा था जितने का डेबिट होता है, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ओवरऑल एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, दूसरे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। टोटल जितने अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स के, अकाउंट्स कम हो सकते हैं बट उनका क्रेडिट बैलेंस बराबर हो सकता है।
अगर ये सब कुछ ठीक है, इट मींस सब कुछ ठीक हुआ है अभी तक। बट अगर ये मैच नहीं हो रहा है, इट मींस देयर आर सम एरर्स, और फिर उनका हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, उनको ठीक करेंगे मेरे दोस्तों। फिर ये एरर जो होते हैं मेरे दोस्तों, ये एरर्स 4 तरह के होते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और फोर्थ वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स एज सच कोई अलग टाइप नहीं होता है, बल्कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो। ठीक है, इनफैक्ट इन दो का, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन लेता हूं मैं यहाँ पे। ओमिट करना, ओमिट करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? भूल जाना। ओमिट करने का मतलब होता है भूल जाना। अगर आप किसी चीज को अकाउंटिंग करना भूल गए हो किसी भी स्टेज पे, चाहे जर्नल के वक्त भूल गए या लेजर पोस्टिंग के वक्त भूल गए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उसके बाद बना रहे, तो उससे पहले गलती होगी। जर्नल या लेजर के वक्त आप ओमिट कर गए, आप भूल गए, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर दो तरह का हो सकता है, या तो पार्शियल ओमिशन होगा या कंप्लीट ओमिशन होगा, और होगा भी दोनों स्टेज पर। जर्नल के वक्त भी पार्शियल ओमिशन हो सकता है, लेजर के वक्त भी पार्शियल या कंप्लीट हो सकता है। पार्शियल ओमिशन का मतलब है एक चीज को आपने कवर कर दिया, दूसरी चीज को आप भूल गए करना। कंप्लीट का मतलब आप दोनों को ऐसे भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। पार्शियल ओमिशन की एग्जांपल देता हूं, आपने परचेज बुक में परचेज को डेबिट कर दिया, बट आप क्रेडिटर को क्रेडिट करना भूल गए, परचेज अकाउंट में, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए। दिस इज पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, आप क्रेडिट परचेज की एंट्री करना ही भूल गए, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? नहीं, ओमिट तो नहीं किया, बट अकाउंटिंग एंट्री की है, बट गलत किया है। चाहे गलत आपने अमाउंट लिखा है, अकाउंट लिखा है, कुछ भी गलत हो सकता है, आपको कोई भी गलती होगी वो एरर ऑफ कमीशन में आ जाएगा। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमें पता है हम जो अकाउंटिंग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर हमने प्रिंसिपल्स की कुछ गलती कर दी, प्रिंसिपल्स को सही से ठीक नहीं कर दिया, किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया और उसकी वजह से कोई गलती होगी, उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर आपने वेजेस पेड कर दिया मशीनरी के लिए, तो हमें पता है मशीनरी पे जो वेजेस लगते हैं वो भी कैपिटलाइज होती है। अगर कौन सी मशीनरी है, जो हमने नई मशीनरी लाई थी या खुद से मशीनरी बना रहे थे, जब तक वो मशीनरी रेडी टू यूज नहीं होगी तब तक वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो अगर आपने उसको वेजेस में डाल दिया, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट होता है कंपनसेटिंग एरर्स मेरे दोस्तों। कंपनसेटिंग एरर मतलब आपकी इतनी गलतियां, एक से ज्यादा गलतियां हो गई है जो एक दूसरे को कंपनसेट कर दी है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं मेरे दोस्तों। आपने क्या किया था? परचेज बुक में सपोज आपने गलती से डेबिट ज्यादा कर दिया 10,000 से, ठीक है? परचेज बुक में आपने डेबिट कर दिया 10,000 का, और आपका सेल्स रिटर्न था 10,000 का, सेल्स रिटर्न था आपका 10,000 का, तो आपको तो डेबिट करना था 10,000, बट आप ये करना भूल गए। बाकी दूसरा इंपैक्ट तो आपने दे ही दिया, जो भी इसका दूसरा इंपैक्ट था। यहां पे क्रेडिटर को आपने क्रेडिट कर दिया, यहां पे डेटर को आपने वो कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बट एक चीज करना, आप डेबिट करना एक जगह डेबिट कर दिया ज्यादा, दूसरी जगह आपने क्या किया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, एक जगह आपने डेबिट कर दिया और दूसरी जगह आपने डेबिट करना था और आपने नहीं किया। उस वजह से ओवरऑल इंपैक्ट जो आएगा ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस आएगा वो नलिफाई हो गया। एक जगह आपने ज्यादा डेबिट किया, दूसरी जगह आपको डेबिट करना था उतने अमाउंट से, आपने नहीं किया, उसकी वजह से डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया और आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ट्रायल कंपनसेटिंग एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो गलतियां होती है, बट उनका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में इस तरह से आता है कि वो इंपैक्ट को, जो गलतियां हैं उनका इंपैक्ट को आपस में नलिफाई कराते हैं
और आपकी ट्रायल बैलेंस मैच होती है, एटलीस्ट उन वजह से गलत नहीं होती है, उन वजह से जो गलती दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं और वो गलतियां ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही है, उनको अलग किसी वजह से देखना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस आप करोगे, आप कंपनसेटिंग एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ट्रायल बैलेंस से। हम ट्रायल बैलेंस को इसीलिए बनाते हैं कि अगर हमसे गलतियां हो तो हम वो देख पाए, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बावजूद भी नहीं दिखेंगे। यहां तक मेरे दोस्तों मुझे बता दो, यहां तक मुझे बता दो, जो मैंने अभी तक बोला क्या ये समझ आया कि बाउंसर हो गया? अभी तो और पढ़ेंगे आगे, बट जो मैंने अभी तक रिवीजन दे दी, क्या वो समझ आया कि बाउंसर हो गया? इट वॉज जस्ट रिविजन। अभी रेक्टिफिकेशन एरर पे आएंगे तब दोबारा समझाता हूं, अदरवाइज जो थोड़ा सा था वो आपको समझ आ गया, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है यू हैव कमिटेड। कमीशन कहां से निकला है? जैसे ओमिशन ओमिट से निकला है, ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, और कमीशन कमिट से निकला है, कमिट का मतलब है कुछ गलती करना। यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक हम ही बोलते हैं ना, तो अगर आपने कोई भी गलती की है उसका नाम हमने दिया एरर ऑफ कमीशन। तो आप लगा लो कोई भी गलती होगी है ना, करने से, लिखने से, चाहे अमाउंट को गलत लिखा, अकाउंट में गलत कर दिया, दैट इज यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, उसको एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब गलती तो है बट आप लिखना ही भूल गए हैं, दैट इज ओमिशन। और अगर प्रिंसिपल्स की गलती है दैट विल फॉल अंडर ए पर्टिकुलर हेड, दैट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड अगर दो एरर ऐसे हो गए जो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, उसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यूज आएंगे तब दोबारा समझाता हूं जो चीज है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन मैं अभी नहीं, अभी मैं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लूंगा प्रियंका, अभी मैं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लूंगा जो हमें एमसीक्यूज में आ जाएगा। बस मैं इतना ही बोल रहा हूं, जो मैंने बोला वो समझ आया कि नहीं आया। अभी जो आपके अपने बाकी वाले डाउट्स थे उनको रहने दो, बट जो मैंने बोला वो समझ आया कि नहीं आया। हम लास्ट में प्रियंका क्लास के लास्ट तक रहना। अगर कोई समझ नहीं आया या एमसीक्यूज के बाद कुछ चीजें आएंगी, अगर नहीं आया समझ तो मुझे बता देना फिर, ठीक है ना। अभी जो मैंने बोला मैं उसकी बात कर रहा हूं, खाली मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। चलो हम वापस आते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायल बैलेंस, उस पर मैं आ जाता हूं मेरे दोस्तों। मुझे और कुछ आपको कंसेप्ट बोलने हैं, इट वाज जस्ट ए रिवीजन। नंदरमा चौक खचमस कैस, नींद मत आई है किसी को? चलो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, indicate whether each amount, sorry, indicate against each amount whether it is a debit or credit balance। आपको बोलना है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। मुझे दोस्तों जस्ट कमेंट में बता देना जब मैं ये पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो फिर भी आपको मेरी वीडियो दिखती है साइड से कि वीडियो नहीं दिखती है, बस ये मुझे बता दो। दिखती है ना? ओके, जब मैं ये टेस्ट रन से तब भी मेरी वीडियो दिख रही है आपको, बट अब सब अपने आप को म्यूट करो, ठीक है, जवाब मिल गया। ये एक पहला क्वेश्चन होता है ट्रायल बैलेंस में जिसमें बच्चों का डाउट होता है कि सर हम कैसे याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे कि किस अकाउंट का, ये इतने सारे अकाउंट है सर, हम कैसे याद रखेंगे किसका डेबिट बैलेंस होगा और किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, जबकि हमारे पास अभी अकाउंट तो दिख नहीं रहे। सर अगर आप अकाउंट को दिखा देना किसी अकाउंट को, और अगर यहाँ पे लिखा होता ना बाय बैलेंस सीडी, तो सर हम ना खुद ही बोलते कि इसका डेबिट बैलेंस है। क्यों? अगर इस तरफ से आ गया इट मींस कैरी डाउन, मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, इट मींस डेबिट साइड ज्यादा था क्रेडिट साइड कम था, यहां डाल दिया। और अगर उधर इधर होता टू बैलेंस कैरी डाउन तो सर हम बोलते हैं कि इसका, हाँ, इधर आता तो हम बोलते हैं कि सर इसका क्रेडिट बैलेंस है। बट सर हमें आप बता दीजिए ना कि विदाउट दिस हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डेबिट बैलेंस है या इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो मेरे दोस्तों अगर आपका ये डाउट था तो आज इस डाउट को भी दूर करते हैं, और जिसको डाउट, जिसने लेक्चर मेरे अच्छे से देखोगे उसको ये डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, अभी मॉडर्न अप्रोच से लेके चलो। मॉडर्न अप्रोच से हम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रखते हैं वो मतलब जितने भी अकाउंट्स होते हैं, किसी दोस्त ने बोला था, कि सर वो
हम बोल सकते हैं दैट इज, क्या हो गया, CLEAR। मैंने CLR इधर लिखा, EA इधर लिखा। इन सबको हम पांच में बाइफर करते हैं, या तो वो कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू हो सकता है, या और ई मींस एक्सपेंस और एसेट होता है। तो मेरे दोस्तों विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीजें दी है, इट मींस इनका कुछ बैलेंस है। मैं एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों, अगर कैपिटल का अमाउंट 1 लाख रुपया लिखा है मेरी बुक्स में, अगर कैपिटल 1 लाख दिख रही है, इट मींस कभी ना कभी कैपिटल मेरी बिजनेस में आई है, ये ट्रांजैक्शन ओकर हो गई तभी रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद इसका इंपैक्ट नलिफाई नहीं हुआ है। सपोज उसने 1.5 लाख लाया था और अगर 50,000 निकाला है, तो फिर भी इट मींस 1 लाख रुपया है बिजनेस में। द आंसर इज यस। अगर ड्राइंग 16,000 है, इट मींस आज तक उसने 16,000 ड्राइंग निकाली है टोटल। और अगर मशीनरी 20,000 है, इट मींस मशीनरी मेरी बुक्स में 20,000 दिख रही है। अगर सेल्स 2 लाख है, इट मींस सेल्स का बैलेंस जो है वो सेल्स जो हुई है आज तक 2 लाख है। और परचेज अगर 2,10,000 है, इट मींस आज तक जो परचेज हुई है टोटल, उसका बैलेंस है 2,10,000। मतलब ये सारी चीजें हो गई है। मुझे बता दो, अगर बुक्स में कोई चीज दिख रही है और इसका बैलेंस कुछ है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इनके जर्नल एंट्री के रूल्स क्या है। कैपिटल अगर बिजनेस में आती है किसी वजह से, तो कैपिटल को हम क्या करते हैं, सर कैपिटल मालिक देता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। कैपिटल जब बढ़ती है, पहले ये सब जीरो थे मेरे दोस्तों, ये सारे जीरो थे, ये सारे जीरो थे मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों ये सारे जीरो थे, ये सारे जीरो थे। कैपिटल अगर बढ़ गई है तो हमने क्या किया होगा उसको, सर हमने ना इसको क्रेडिट किया होगा। क्या कैपिटल बुक्स में आ रही है, यस, इट मीन ये बड़ी थी, तो हमने क्या होगा किया होगा उसको, हमने इसको क्रेडिट क्रेडिट किया होगा। और अगर अब बुक्स में 1 लाख कैपिटल है, तो जब आई थी हमने तो उसको क्रेडिट किया था और वापस गई नहीं कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल हैज नॉट डिक्रीज, इट इज स्टिल देयर इन द बिजनेस, सो द कैपिटल विल बी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग क्या होता है, जब ओनर पैसा निकालता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। अगर ड्राइंग में कुछ दिख रहा होगा तो ये तो हमने डेबिट किया होगा, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो जो हम जर्नल में करते हैं, हम जो बोलते हैं इस अकाउंट को डेबिट करो, तो अगर वो है इधर बुक्स में दिख रहा है तो हमने तो उसको डेबिट ही किया होगा। तो अब क्रक्स क्या है सर, एसेट और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, जब ये बढ़ते हैं तब इनको डेबिट करते हैं। अगर ये बुक्स में है, इट मींस पहले जीरो था फिर बड़ा है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है। पॉजिटिविटी में है, पॉजिटिव मतलब बड़ा था, जीरो से बड़ा था, बड़ा तो हमने क्या किया था इसको, सर हमने तो इसको डेबिट किया था। जब डेबिट किया था, तो अगर बुक्स में है तो आंख बंद करके डेबिट। और अगर कैपिटल है या लाइबिलिटी है या रेवेन्यू है, इट मींस इन ये बिजनेस में बड़े थे, इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज होते हैं तो हम इनको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सर हम इनको क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट कर रहे हैं। अब बुक्स में कब आएगा, जीरो से बढ़ता है कि जीरो से कम होता है, सब जीरो से जो बढ़ेगा मतलब इंक्रीज हो गई, तो इनको इंक्रीज के वक्त क्रेडिट करते हैं। द होल क्रक्स इज आउट हियर, द होल क्रक्स आउट हियर इज व्हाट ऑल अकाउंट्स आर देयर, what all accounts are there in the books, it means they have increased। ये बड़े थे, जीरो से ज्यादा ही है एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे प्लस माइनस साल में जितना भी हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर ये बड़े हैं जीरो से, तभी इनका यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है। नाउ द समरी इज, इफ इट इज कैपिटल इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अगर इन तीन में है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर एसेट एक्सपेंस में फॉल करते हैं तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। सो ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई नो इज टू आइडेंटिफाई, क्या आना चाहिए आपको, आइडेंटिफाई करना वेदर ये कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एसेट है या एक्सपेंस है। तो उसके लिए क्या चीज है आपके लिए जरूरी, आपको इन सब का पता होना चाहिए, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है, एंड देन आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। बाकी क्रक्स फिर बाद में आपको पता है कि अगर कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, एसेट और एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा। टेल मी गाइज, क्या ये चीज यहां तक आपको समझ आई कि नहीं आई, अभी इतना ही बताना, आगे तक नहीं चलते। अपने आपको म्यूट करो, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो।
आगे चले, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं सीधे। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कैपिटल का क्या बैलेंस होगा मेरे दोस्तों? कैपिटल अगर बुक्स में है, कैपिटल कैपिटल में आएगा तो सर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप सबको अच्छे से दिख जाए। ड्राइंग, सर ड्राइंग से कैपिटल कम होती है तो इसको हमने डेबिट किया होता। मशीनरी, सर मशीनरी एसेट है हमारा, तो ये इसका डेबिट बैलेंस होगा। मैं स्पीड पे चलूंगा, लास्ट में अगर किसी को किसी चीज का समझ नहीं आएगा वो बाद में कमेंट सेक्शन में लिखना, बट जब तक मुझे क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक नहीं लिखना, अदरवाइज मुझसे वो चैट नहीं दिखाई देता है। सेल्स, सर सेल्स रेवेन्यू में आता है और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज, सर परचेज एक्सपेंस में आता है और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। सर सेल्स रिटर्न, सेल्स कम होती है तो इसको हम डेबिट करते हैं, इसका डेबिट बैलेंस होगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न से परचेज का एक्सपेंस कम होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। वेजेस, सर वेजेस मेरा एक्सपेंस होता है, इसको डेबिट करते हैं। अब रहा गुडविल, गुडविल मैं लास्ट में समझाता हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मुझे मिला है, इंटरेस्ट अगर मुझे मिला है, दिस इज माय इनकम, इनकम आप रेवेन्यू में डाल सकते हो, दिस इज माय इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड, आपने अलाउ कर दिया डिस्काउंट तो ये आपका एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ओडी, बैंक से आपने ज्यादा पैसा निकाला है, कल ही पढ़ा था हमने बीआरएस में, सर इसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमारी बुक्स में, कैश बुक में इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एग्जैक्टली। बैंक लोन अगेन लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। डेटर आंख बंद करके दोनों डेबिट। रीता एंड रीना एंड गणेश क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रेडिट। कैश एसेट डेबिट। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, पिछले साल का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसका डेबिट बैलेंस। ये 31 मार्च 2014 था और जो नीचे स्टॉक दिया था वो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट था ना हमारा, स्टॉक जो होता है वो हमारा एसेट होता है। एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्रेडिट बैलेंस का टोटल करना है और डेबिट बैलेंस का टोटल करना है, बट उससे पहले मैं गुडविल को बता दूंगा। गुडविल जो होता है, अब पार्टनरशिप में भी नॉर्मली आप गुडविल को पढ़ते हो क्योंकि वहां पे पार्टनर के आने जाने की बात होती है। गुडविल मींस, अगर एक बिजनेस की गुडविल होती है कि, मैं कैसे समझा दूंगा आप लोगों को गुडविल, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हम दो बिजनेसेस एक ही जगह पे लेते हैं, मैं बार बार अपने लेक्चर बताऊं, जैसे मैं करण नगर की बात करता हूं, श्रीनगर में, और जो कश्मीर में है, और जो जम्मू वाले हैं तो पहलवान जो है गांधीनगर में, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। अब जम्मू वाले और कश्मीर वाले अपने साथ रखें। अगर मैं कश्मीर की बात करूंगा, अगर वहां पे शक्ति स्वीट्स है, शक्ति स्वीट्स के बगल में भी एक स्वीट शॉप है। ऐसा क्या है कि शक्ति स्वीट्स के पास ज्यादा लोग जाते हैं, तो शक्ति स्वीट्स के पास कस्टमर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो शक्ति स्वीट के पास का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इतनी शक्ति स्वीट की गुडविल है। पहलवान के पास कस्टमर ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू पहलवान के बगल में अगर कोई स्वीट शॉप वाला है वही चीज रखेगा तब भी लोग पहलवान के पास जाएंगे, तो इट मींस पहलवान की गुडविल है। अब जो खुद से हमने गुडविल कमाई होती है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। AS26, जैसे फिक्स्ड एसेट के लिए AS10 है, फिक्स्ड एसेट के लिए AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंटेंजिबल गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट है, इसके लिए जो AS है AS26 है। AS26 is accounting standard for intangibles and that AS states that जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी चैनल है लतीफ कॉमर्स एकेडमी या मेरा कोचिंग सेंटर है लतीफ कॉमर्स में, और वहां पे बच्चे इसलिए आ रहे हैं कि लतीफ सर है और हमें पता है लतीफ सर अच्छा पढ़ाते हैं, इट मींस मेरी एक गुडविल है। तो जो गुडविल मैंने कमाई है, मैंने अगर गुडविल अर्न कर दिया, अगर कोई एक बंदा कोचिंग सेंटर खोलेगा और मैं भी कोचिंग सेंटर खोलूंगा और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेरी नाम की वजह से, तो मैंने मतलब गुडविल कमाई है, तो उस गुडविल को क्या मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंटेंजिबल जो बोलता है कि इंटेंजिबल को कैसे वैल्यू करोगे, वो बोलता है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे गुडविल दिख रहा है इट मींस ये गुडविल बिजनेस ने परचेज की है। अगर आप गुडविल को परचेज करते हो तब
तो गुडविल को कब रिकॉर्ड करते हैं? ओनली बुक्स में एज 26 बोलता है गुडविल इज टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन यू हैव पेड फॉर द गुडविल। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट पेपर में डाला था। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, सिंस इफ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर द गुडविल यू नीड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बट अगर आप गुडविल पे करते हो, गुडविल आप कैसे पे करते हैं? एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूँ यार मैं ना जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मैं सोचता ना मैंने शक्ति सीरीज को खरीदना है, मैं शक्ति सीरीज को मैंने बोला भाई बता दुकान कितने की है? वो बोला यार दुकान जो यहाँ पर है, मैं बोलता हूँ नॉर्मली अगर इतने स्क्वायर फीट का दुकान मुझे कोई और देगा, वहां पे सपोज दुकान 50 लाख की है और वहां पे जितने भी एसेट्स है वो सारे 60 लाख के हैं। अब ये दुकान में जितने भी एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो भी है वो 60 लाख का है, बट शक्ति सीवीट वाला मुझे बोलता है नहीं मैं आपसे 1 करोड़ रुपया लूंगा। तो मैं जब अपनी बैलेंस जब उससे सारी चीजें लूंगा और उसको 1 करोड़ दूंगा, एसेट्स तो मेरे टेंजिबल एसेट जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सिर्फ 60 लाख है, तो वो 40 लाख क्या है मेरे दोस्तों? वो जो मैंने 40 लाख रुपीस उसको एक्स्ट्रा दे दिए वो मैंने उसके नाम के लिए दे दिए। क्यों दे दिए? मैं आप बोलोगे सर आप पागल हो, आपने क्यों उसको 40 रख दिया? मुझे पता है लोग फिर भी आएंगे वहां पे, क्योंकि वो ब्रांड में यूज करूंगा शक्ति सीरीज। लोगों को थोड़ी पता चलेगा ये तो लतीफ सर ने खरीदी है। आई होप कि अगर मेरे स्टूडेंट हो तो वो ज्यादा आएंगे फिर, बट अदर देन दैट जो बाकी कस्टमर थे जिनको नहीं पता मैं कौन हूं, वो फिर भी आएंगे शक्ति स्वीट्स के नाम पे, क्योंकि शक्ति स्वीट्स नाम की एक गुडविल है। एटलीस्ट वो कब तक आएंगे? जो पार्टनरशिप पढ़े होंगे उनको शायद कंफ्यूजन होगा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कब तक आएंगे? जब तक एटलीस्ट वो शक्ति स्वीट्स के नाम पे चलेगा। सपोज वहां की लेबर शक्ति स्वीट्स के पास कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है जिस तरह से जिसकी वजह से जो मिठास उसके स्वीट्स में आती है, ठीक है ना? या पहलवान के पास, अब मैं तो वो तो चला गया, अब मैं वहां से ओनरशिप ले रहा हूं। एक बार आप आए शक्ति सीरीज के नाम पे, आपको अच्छा नहीं लगा, बोला चल कोई बात नहीं, सपोज हमारी टेस्ट बर्ड में आज कुछ हुआ, अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक एटलीस्ट उस नाम पे वो बिजनेस चलेगा, फिर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब कस्टमर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उसके लिए वो कैलकुलेट की जाती है, उतने हिसाब से वो गुडविल कैलकुलेट करते हैं जो हम पार्टनरशिप में डेप्थ में पढ़ते हैं। नाउ क्या आपको समझ आया कि अगर गुडविल यहां पे है 60,000, ये कौन सी गुडविल है? ये इस बिजनेस की परचेज गुडविल है, इसने गुडविल को परचेज किया होगा, और परचेज किया होगा तो गुडविल मेरा इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है तो जब मैंने गुडविल के लिए पे किया होगा तो मैंने इसको डेबिट किया होगा। यहाँ पे जब मैंने 1 करोड़ रुपया कैश दे दिया तो मैंने एंट्री की है, जितने वो एसेट है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 60 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू कैश अकाउंट 1 करोड़। ठीक है, इस तरीके से अब आप लोग क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है, आप क्रेडिट बैलेंस को टोटल करोगे, डेबिट बैलेंस को टोटल करोगे, आपको ट्रायल बैलेंस बनेगी इस फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये सारी चीजों को ऐसे ऐसे लिखोगे और आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। इज इट राइट? बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? जो बच्चा बोल रहा है एडजस्टेड परचेज, मेहरबानी करके एडजस्टेड परचेज मैं अभी नहीं लूंगा, एडजस्टेड परचेज मैं लूंगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। और जिस बच्चे ने, प्लीज ऑनेस्टली बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं और इधर सीधे आया है किसी वजह से एमसीक्यू ग्रुप में, वो अपना नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान भी कर रहा है और बाकी बच्चों का भी नुकसान कर रहा है। आपके पास टाइम होता है, जैसे मैं बता दूंगा, कल, परसों और तरसों, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन कोई क्लास नहीं होगी आपकी, 3 दिन कोई क्लास नहीं होगी आपकी। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज लेक्चर्स को देखो। एडजस्टेड परचेज को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट 23 मिनट्स में अच्छे से समझा दिया है कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है बैलेंस शीट इधर ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस में, वो चीज मैं यहाँ पे कवर नहीं करा दूंगा। वो आपको लेक्चर देखने और ट्रेडिंग अकाउंट जब हम करेंगे तब वो दोबारा कवर हो जाएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, 3 दिन आपके पास है, हाँ कल भी क्लास नहीं होगी, 3 दिन आपके पास है, आप अच्छे से रिवीजन कर लो। परचेज ऑफ गुडविल इज नॉट एन एक्सपेंस। मेरे दोस्त जिसने क्वेश्चन पूछा, पूजा शर्मा, परचेज गुडविल इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। आपको कैपिटल एक्सपेंचर और रेवेन्यू एक्सपेंचर के बारे में तो पता होगा। जिस खर्चे का फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, जिस खर्चे का फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, उसको आप कैपिटलाइज करते हो। यहाँ पे मैंने जो उसकी गुडविल खरीदी, क्या उसका मुझे 1 साल ही चलेगा? नहीं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गुडविल कैलकुलेशन में एक काम आता है, कितने सालों तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस नाम का मैं यूज कर सकता हूँ, नाम से मुझे फायदा आएगा। तो 2-3 साल होता है तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, फिर उसको एमोर्टाइज करते हैं। जिस तरीके से हम फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल वालों को एमोर्टाइज करते हैं, इनटेंजिबल्स को हम टेंजिबल्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, इनटेंजिबल्स को हम एमोर्टाइज कर रहे हैं।
प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि 3 दिन क्लास नहीं है आपकी, तो इसके बाद जो लेक्चर्स होने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 4 लेक्चर जो है प्लीज इनको अच्छे से देखो मेरे चैनल पे। और अगर किसी ने डाउट सेशंस नहीं लिए हैं, देखें वो डाउट सेशन को देखो, तभी आपके ये डाउट्स यहां पे आ जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट में अभी आऊंगा, रेक्टिफिकेशन के वक्त सस्पेंस अकाउंट पे आऊंगा मैं अख्तर, सस्पेंस में आऊंगा। आई थिंक वी शुड गो ahead and start question number 2. ओके, थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी। इसका आप लोग ना ये बना देना, क्या बोलता हूं मैं, इसका ट्रायल बैलेंस बना देना। अब आप बोलोगे हमारे पास तो बुक नहीं है, चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऑलरेडी अपना गूगल ड्राइव का लिंक रखा है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स डाले। चैप्टर नंबर 6 है, ये 106 करके है। एरर्स मैंने बोल दिया आपको 4 तरह के होते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, किसी का कोई डाउट था तो उसको क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी। दीज आर द एरर्स व्हिच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आपने ट्रांजैक्शंस को रॉन्ग पोस्ट कर दिया, गलत कर दिया, या रॉन्ग टोटल किया, रॉन्ग बैलेंस कर दिया, रॉन्ग कॉस्टिंग कर दिया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दिया, सब कुछ रॉन्ग कर दिया, तो दैट इज यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, दैट इज एरर्स ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल, राजहंस ट्रेडर्स पेड 25,000, उसने 25,000 दे दिए पीतल ट्रेडर को जो कि उसका सप्लायर का है। ये आपने क्या किया, कैश बुक में तो पूरा 25,000 दिखा दिया मैंने दोस्तों, कैश बुक में करेक्टली दिखा दिया, बट व्हाट हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, पीतल का कुछ अकाउंट बनाया, उसको आपने 2500 ही डेबिट कर दिया, उसको आपने 25,000 से डेबिट करना था, आपने 2500 ही डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट आपका मैच नहीं होगा। डेबिट आपने 2500 किया, क्रेडिट आपने 25,000 किया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। नाउ अनदर इज एरर ऑफ ओमिशन, you have omitted at all, either complete omission or partial omission। अगर क्रेडिट सेल्स मोहन को होगी, जो आपने क्या कर दिया, सेल्स बुक में तो नहीं कर दी बट मोहित को डेबिट किया, तो वो पार्शियली ओमिट होगा। बट अगर आप टोटली करना भूल गए, ना आपने मोहित को रखा, ना आपने सेल्स बुक में डाल दिया, तो वो है कंप्लीट ओमिशन। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनकी कोई गलती कर दी आपने, उनको वायलेट कर दिया, तो हम बोलेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एग्जांपल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप सही से गलती कर गए, जैसे अभी पूजा ने गलती की, पूजा बोली सर गुडविल को ना रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे, तो आपने प्रिंसिपल्स का गलती किया। किस प्रिंसिपल का गलती कर दिया आपने, मैचिंग कंसेप्ट की दजिया उड़ा दी। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करना है, तो हमने क्या करना था, जिस एसेट का फायदा, जिस एक्सपेंस का फायदा हमें ज्यादा, 1 साल से ज्यादा मतलब, उसको हमने कैपिटलाइज करना था, आपने उसको रेवेन्यू में डाल दिया, तो आपने ये गलती कर दी। हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा, बट ये गलती है और इस गलती को हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मेरे दोस्तों अभी तक हमें समझ आया कि कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल दो ऐसे एरर्स हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच होगी, मगर वो गलती है। हम बोलते हैं ना, डू टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो गलतियां फिर भी है। जब टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स इज नील। एक जगह डेबिट हो गया, दूसरी जगह क्रेडिट हो गया, भाई ना डेबिट होना था ना क्रेडिट होना था, तो ये है कंपनसेटिंग एरर्स। सच एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। प्रैक्टिकल लाइफ का बताता हूं, जब भी हम ऑडिट करते हैं हम पहले ट्रायल बैलेंस को पकड़ते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सब अकाउंट्स की क्या आती है, समरी आती है। फिर हम बोलते हैं भाई परचेज इतना है, चल भाई मुझे दिखा दे, परचेज के बिल दिखा दे। दिस द वे आई यूज्ड टू डू द ऑडिटिंग ऑफ द फर्म्स जब मैं ऑडिट करता था। ठीक है। अब मैं उस जगह, अब मेरा ऑडिट होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वी विल गो एड विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट उससे पहले मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको
ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 थी, इससे पहले मैं आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 कराता हूं, फिर मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 कराता हूं। मेरे दोस्त ने बोला सर ये मुझे बता दो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। इस दोस्त ने भी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इसने मेरा लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं मेरे दोस्त, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। सारे डेबिट्स का टोटल जो है सपोज वो 1200 है और क्रेडिट्स का बैलेंस जो टोटल है वो 1000 है, तो ट्रायल बैलेंस मेरे दोस्त मैच नहीं होगा। आपके डेबिट्स 1200 हो गए और आपके क्रेडिट्स 1000 है, मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को मैच करा देंगे। कैसे करा देंगे? फॉर द टाइम बिंग, जब तक हमें ये पता चलेगा कि कौन सा क्रेडिट शॉर्ट रहा है, हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका उसमें हम डालते हैं, यहां पर क्रेडिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं 200। फिर अगर हमें पता चलता है कि क्या गलत हुआ है, कौन सा क्रेडिट कहीं पे कम हुआ है, तब फिर हम सस्पेंस अकाउंट को खत्म करते हैं और रेक्टिफिकेशन एरर में आएगा। इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। हम मूवी वूवी कुछ भी देखें तो वो क्या रखते हैं, सस्पेंस में रखते हैं ना। सस्पेंस मतलब क्या है, क्लियरिटी नहीं है क्या है। तो इसमें भी 200 का क्लियरिटी नहीं है भाई, कौन सा क्रेडिट छूट गया है, क्या सेल छूट गई है, कोई रेवेन्यू छूट गया है। डेबिट तो हो गया है, जैसे कैश कैश सेल 200 की हो गई, आपने कैश तो डेबिट कर दिया बट सेल में लेना भूल गए। जब मैं वो बाद में पता चलेगा भाई अच्छा वहां पे तो पोस्टिंग करना भूल गए थे कैश बुक से 200, तब तक उसको सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। फिर जब पता चला कि भाई मेरी एक सेल थी 200 की जो मैं भूल गया था, जब वो पता चला कि हाँ भाई वो सेल थी जो मैं भूल गया था, तब मैं इस सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था इसको डेबिट करता हूं। तो मैं दोस्तों एंट्री करता हूं सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो सेल मुझे लेनी है, सेल क्रेडिट 200 रुपया। इसके बाद अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, अब जितने भी क्रेडिट अकाउंट्स होंगे उनका बैलेंस टोटल 1200 होगा, तो फिर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। या फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। मेरे दोस्त ये था सस्पेंस अकाउंट, जिस भी दोस्त ने ये क्वेश्चन पूछा था। मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 पे आ रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 पे आ रहा हूं बिकॉज पहले हम ट्रायल बैलेंस के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम रेक्टिफिकेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है किस वजह से? वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर या बोथ ए एंड बी? पहले क्वेश्चन में ही हो गया। कोई मुझे टू साइडेड एरर से बोल सकता है कैसे हो सकता है? अगर दोनों साइड से एरर मतलब इक्वल गलती की बात हो रही है, यहां पे टू डिफरेंट एरर्स की बात नहीं हो रही है। अब सबने आंसर ठीक कर दिया, सर इसका वन साइडेड आंसर आएगा। मैं ऑनेस्टली नहीं देख रहा हूं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड बाय वन साइडेड एरर्स। अगर टू साइडेड एरर डिफरेंट होंगे तो वो भी आंसर आएगा, बट यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं टू साइड एरर मतलब कौन से हो गए, जो दोनों तरफ से अमाउंट में बराबर है। अगर दोनों तरफ से अमाउंट में बराबर तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, जैसे कंपनसेटिंग एरर्स हो गया, तो उससे तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी 1A ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ आया? हाँ सर, हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल तो पता है क्या है। अब बता दो, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को परचेज कर दिया और हमने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, ये गलत है मेरे दोस्त। परचेज ऑफ फर्नीचर को हमें कैपिटलाइज करना था, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। वो तो परचेज अकाउंट इज जस्ट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। रेपियर्स ऑन द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रेपियर्स अकाउंट। अब मुझे बता दो बी पार्ट, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? अगर मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर दी, मैंने किसी की गाड़ी ले ली, सेकेंड मशीनरी परचेज कर दी, अब ना वो ठीक नहीं है उतनी, उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसका एसी नहीं चल रहा है सपोज, उसके दो टायर्स में पंक्चर है, और भी कुछ खराबी है, बैटरी चेंज करनी है, तो उसने मुझे वो दे दी
1 लाख में मेरे दोस्तों, उसने मुझे वो 1 लाख में दे दी और मैंने वो मैकेनिक को दे दी। मैकेनिक ने बोला इसमें ना सर 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। मेरे दोस्तों मुझे बताओ मेरी गाड़ी कितने में पड़ी, मुझे गाड़ी कितने में पड़ी? मुझे गाड़ी कितने में पड़ी दोस्तों, जल्दी बताओ। 1.5 लाख में। तो मुझे तो गाड़ी 1.5 लाख में पड़ी, तो मुझे कितने से मशीनरी को कैपिटलाइज करना चाहिए था? जितने भी खर्चे गाड़ी को या इस कंटेक्स्ट में एसेट को मेरे लिए रेडी टू यूज में हो गए, वो सारे कैपिटलाइज, जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगा तब तक जितने भी मैंने खर्चे कर दिए उसको हमें कैपिटलाइज करना था। तो यहां पे मैंने सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर दी, बट उसको मेजर ओवरऑल करना था तो मैंने उसके लिए रिपेयर कर दिए। तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या उसका फायदा मैं इसी साल लूंगा? नहीं, उसका फायदा मैं अगले सालों में भी लूंगा। तो भाई ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है ना दोस्तों, हमें बोलना है कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्ट टू सूरज, भाई ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये एरर ऑफ कमीशन है। यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक बाय पोस्टिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। आपको मनोज को क्रेडिट करना था, आपने सूरज को क्रेडिट कर दिया। फोर्थ वन था सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिट टू सेल्स। अगर आपने ओल्ड कार सेल कर दी तो वो फिक्स्ड एसेट जो कार थी उसको क्रेडिट करना था। दोस्त मेरे यहाँ पे तो आपने गलती कर दी है, यहाँ पे तो आपने गलती कर दी है, ये आपने गलती कर दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 2 का आंसर आएगा सी पार्ट। ऑल डन? सी 2 में किसी को डाउट? अब आपने किसी भी दोस्त को नहीं बोलना, किसी भी दोस्त को नहीं बोलना कि आज दूसरा वो चल रहा है वीडिंग आउट। वीडिंग आउट का प्रोसेस पता है ना? वीडिंग आउट क्या होता है? वीडिंग आउट पता है क्या होता है? हाँ, जब हम सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं तो हमारे पास फाइलें होती है, फिर फाइलों को कब तक रखते हैं, फिर जगह ही नहीं होती है, तो फिर 7 साल 10 साल बाद पुरानी फाइल उसको जलाते हैं। तो आज फिल्टरिंग होगी ग्रुप की, ठीक है ना? जो आज लकी 70 स्टूडेंट है यही बचेंगे कल, सिर्फ वो 2-3 और, मतलब 5% और वो बचेंगे जिनका पिछले हफ्ते में अटेंडेंस फिर भी ठीक था, ठीक है ना? बाकी का आज वीडिंग आउट हो जाएगा, जो बचे हैं आज वो बचे हैं, ठीक है ना? अपलोड क्या करना है दोस्त, रिमूव करेंगे तो खुद दिखेगा उसको। और दूसरी चीज है, ये जो लिंक शेयर करते हो ना, आप में से भी कुछ बंदे लिंक शेयर करते हैं क्लास आईडी की, क्लास आईडी दोस्तों को भेजते हैं। भाई करो ना, आपको ग्रुप में होने की क्या जरूरत है, क्लास आईडी भेजो, जैसे सर को पता ही नहीं है तो उनको भी मैं वीड आउट कर लेता हूँ, उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा तब वो आ सकते हैं ग्रुप में। क्लास आईडी ज्वाइन करके थोड़ी वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज गज ग्रुप क्रैकडाउन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? आपको पता है ना एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, कंपनसेटिंग एरर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, तो आपको गलतियां नहीं होगी। ये आपको एक ही कंसेप्ट नहीं समझा, आप इन 4 चीजों को समझ गए। ये 4, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक चीज से आपके होता ना, एक तीर से 2 शिकार, आपके एक तीर से 4 शिकार होते हैं। आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ लिया तो आपको पता चला अच्छा इससे ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे। कल को अगर क्वेश्चन दूसरा आता है ना, कुछ भी आता है, जब आपको इस ये चीज आपने अच्छे से कर दिया, अच्छा इसको ऐसे होना चाहता है, कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया परचेज ऑफ फर्नीचर हैज बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, सपोज ऐसा चीज होगा, तो आप सीधे बोल सकते हो कि भाई ये तो गलत किया इसने। या परचेज ऑफ फर्नीचर को क्या करना चाहिए, तो आप बोल सकते हो इसको इट हैज टू बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। एक क्वेश्चन को अगर आप मेरे दोस्तों लॉजिकली करते हो ना, एक क्वेश्चन को अगर आप लॉजिकली करते हो, आप 4 एमसीक्यू की यही सबसे खूबी है। अगर आप एक क्वेश्चन को लॉजिकली करते हो, आप 4 कंसेप्ट को समझते हो, आप 4 कंसेप्ट को समझते हैं, और ये बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होती है तब जब आप लॉजिकली समझो। कोई अगर कोई बंदा बोलेगा मैं तो एमसीक्यूज को रट लूंगा, रटना इज नॉट ए सोल्यूशन। 1000 एमसीक्यूज, मैं कहीं पे देख रहा था 10,000 एमसीक्यूज, अरे करेंगे क्या उतने 10,000 एमसीक्यू, उतने तो कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट, कोई दोस्त बोलता है इसको पैराडॉक्स बोलते हैं, तो ठीक है। एक और चीज मैंने भी सीख ली,
ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एमसीक्यूज का अप्रोच क्या होना चाहिए आपको समझने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। अब आपको पता है कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, चाहे आपने रॉन्ग पोस्ट कर दिया, रॉन्ग टोटल कर दिया, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ये सब एरर ऑफ कमीशन। ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, भाई ये तो एरर ऑफ कमीशन है। क्रेडिट सेल टू रमेश, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, अरे भाई इसको डेबिट करना था, इट इज एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ machinery account, again this is error of commission, you have committed a mistake by not balancing the account correctly, this is an error of commission. Cash sale is not recorded in cash book, अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, it is not a commission, it is an omission। तो इसका थर्ड का डी पार्ट। वेरी गुड, अब बच्चे खुद बोल रहे सर ये तो ओमिशन है। वैल्यू एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही है? आज वो क्लास हमने 10 बजे स्टार्ट किया और जो आज पोजीशन है, इज देयर एन इंप्रूवमेंट और नॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है आपको तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। मैं फोर्थ को ले जाता हूं, मैं ना थोड़ा सा, मुझे टाइम तो मैं थोड़ा सा आपका वो बना रहा हूं कि बेस बना रहा हूं थोड़ा, मैं फोर्थ ले जाऊंगा। चलो फिफ्थ देखते हैं। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, हाँ भाई एग्री करता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर है, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो एरर। नहीं भाई, देयर मे बी कंपनसेटिंग एरर्स, देयर मे बी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, देयर मे बी टू साइडेड एरर्स, यस देयर मे बी टू साइडेड एरर्स, इट्स मेकिंग सेंस, दिस पॉइंट इज मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं। देयर मे बी वन साइडेड एरर, नो नो नो, इफ देयर इज वन साइडेड एरर द ट्रायल बैलेंस कैन नेवर मैच, द ट्रायल बैलेंस कैन नेवर मैच, it cannot be the case, this cannot be the case. There may be both two sided and one sided errors, no no no, one sided errors से कभी भी नहीं बनेगा। तो the correct answer is B part। फिफ्थ का मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर है बी पार्ट। किसी को फिफ्थ में कोई डाउट? कोई सी? कोई नहीं। Question number 7, if wage paid, question number 7, if wage paid for installation of machinery, अगर आपने wages पे कर दी for installation of machinery और आपने इसको डेबिट कर दिया वेजेस में, तो आपने कौन सी गलती कर दी? सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, अपने प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा दी। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट है या स्टेटमेंट है या सब्सिडरी बुक या प्रिंसिपल है? सर कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, मेरे दोस्तों ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनाने के बाद? नहीं भाई, उससे पहले बनाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज सब्सिडरी बुक्स, हाँ उसके बाद बदकार। आफ्टर पोस्टिंग लेजर अकाउंट इज कंप्लीट, after posting to ledger account is complete and accounts have been balanced, the fourth one is the correct answer। ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? सबसे पहले हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, उसके बाद लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे, लेजर जब पोस्टिंग कंप्लीट होगी फिर लेजर्स को बैलेंस करेंगे, सब लेजर का बैलेंस आएगा, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे। नाइन्थ का डी पार्ट। फोर्थ अब क्या बचा था मेरा? सिक्स्थ पार्ट। इफ द सस्पेंस अकाउंट, अब समझ आया था ना आपको सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? डज नॉट बैलेंस ऑफ, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बन रहा है, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब बैलेंस ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी जब मैंने सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन दिखाया था ऊपर, तो मैंने बोला था कि मुझे ये शॉर्ट पड़ गया, तो मैंने सस्पेंस में क्रेडिट कर दिया 200, तो बैलेंस ऑफ का मतलब क्या? मुझे पता चल गया कि वो सेल हो गई थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं थी, तो मैंने सस्पेंस को डेबिट किया था, सेल को क्रेडिट किया था, तो इसका नॉक ऑफ हो गया ना, ये 200 खत्म हो गया, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, या डेबिट था जो क्रेडिट हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया। नॉक ऑफ मतलब होता है बैलेंस ऑफ। अगर उसके बाद भी मैंने सारी गलतियां ढूंढ ली, जो जो गलतियां मुझे पता चल गई रेक्टिफाई कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा है, अभी भी सस्पेंस अकाउंट में कुछ बचा हुआ है, इट मींस डेबिट या क्रेडिट अभी भी कम है, तो देयर आर सम वन साइडेड एरर्स ओनली इन द बुक्स येट टू बी लोकेटेड।
There may be one-sided errors and two-sided errors yet to be located. क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है. आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर हमने सारे एरर्स ठीक कर दिए, तो ये तो आंसर हो सकता है बिल्कुल. देयर आर सम वन साइडेड एरर्स, देयर आर नो एरर्स येट टू बी लोकेटेड. ये तो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि अगर सारे एरर ठीक हो गए तो तुमको ट्रायल बस मिल जाए. देयर आर सम टू साइडेड ओनली, नहीं, टू साइडेड ओनली तो नहीं हो सकता है. देयर में भी बोथ वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड येट टू बी लोकेटेड. फोर्थ पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है, बट क्योंकि यहां पे आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लिखा है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन एरर्स, बट यहां पे लिखा है ऑल द एरर्स. अगर ऑल द एरर्स होता तो फिर तो ऊपर ये मैच ही हो जाता. अगर नहीं है, मतलब कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो अगर वन साइडेड होंगे तो टू साइडेड भी होंगे. समझ आई मेरी बात? तो ठीक है, टू साइडेड की वजह से भी ट्रायल बैलेंस तो मैच होता है, टू साइडेड की वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच होता है, बट उसके बाद भी तो टू साइड हो सकता है. तो अगेन आई विल गो विद द डी पार्ट आंसर, बट हो सकता है एनसीईआरटी ने उसको ए पार्ट लिया है. कोई सिक्स्थ का चेक कर सकता है, उन्होंने ए लिया है, डी लिया है? किसी को पता है एनसीईआरटी ने क्या लिया है? आपने देखा? तो आप भी एग्जाम में ए ही लिख लेना, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं. बट मैं बोल रहा हूं उसके बाद भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इसने बोला आफ्टर रेक्टिफिकेशन एरर्स, तो अगर ये बोलता है भाई हाँ, मतलब जो एरर सब थे वो तो हमने ठीक कर दिए, तो फिर तो एक चीज होता है, फिर तो वन साइडेड एरर भी नहीं रहता. बट ये बोल रहा है फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हो रहा है, फिर भी मतलब सस्पेंस अकाउंट खत्म नहीं हो रहा है, तो इट इज कंफर्म कि वन साइडेड एरर्स है. टू साइडेड हो भी सकते हैं, टू साइडेड नहीं भी हो सकते हैं, है ना, बट वन साइडेड तो कंफर्म है. सो वी विल गो विद द ए ओनली. ठीक है ना दोस्तों? इस पे ज्यादा अब डिबेट नहीं करते तो हमारा टाइम जाया हो जाएगा. ठीक है, इस पे ए करते हैं. ऑल डन. लड़ाई तो नहीं करनी है किसी को मेरे साथ, अगर करनी है तो मुझे ग्रुप में कर देना, ठीक है ना? सॉरी, ग्रुप में नहीं, वो मुझे मैसेज कर देना. बाकी इधर हम बाकी का टाइम जाया नहीं करेंगे. हम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको याद आएगा ये सेशन कौन सी डेट थी, सब सेशन याद आएगा, तो इसको हम ए कर लेते हैं. हाँ दोस्त, मेरे 4 पे आ जाऊंगा, आप घबरा क्यों रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? इनमें से कौन सा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट से? एक चीज था, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कॉस्ट बाय ₹1000. अगर सेल्स रिटर्न बुक आपने अंडर कॉस्ट किया 1000 से, तो डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस होगा, तो इस पे डेफिनेटली एंट्री हो जाएगी. सेल्स रिटर्न बाय मधु 1000 नॉट रिकॉर्डेड, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है. जब ये रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स रिटर्न बाय मधु ₹100,000 रिटर्न एज 100, तो आपने 100 डेबिट 100 क्रेडिट किया होगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने सेल्स रिटर्न बाय मधु ₹1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, आपने परचेज रिटर्न बुक के थ्रू किया था, तो आपको उसको क्या करना था? उसको क्रेडिट करना था, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था. बट आपने उल्टा कर दिया, आपने मधु को डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न बुक को क्रेडिट कर दिया. बट अगेन ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा. तो इसमें से सबसे करेक्ट आंसर है ए पार्ट, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कॉस्ट बाय 1000. अब इसमें मैं बताता हूं, फोर्थ का ए पार्ट है. अब स्टिल हो सकता है फोर्थ में कुछ बच्चों को डाउट होगा, इसलिए क्योंकि अभी जो इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 और 3 थी, वो मैंने नहीं की, क्योंकि उसका मैं चाहता हूं दोस्तों अलग से एक सेशन लाऊंगा, अलग से लाऊंगा रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है. मैं करा दूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको वो भी बता दिए सारी चीजें क्या होती है. 2 मिनट मुझे दे देना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी क्या है. 2 मिनट दे दो प्लीज, 2 मिनट म्यूट करो सारे. मैंने आपको बता दिया सारी चीजें क्या है. तो वो मैं अब कल परसों और मंडे को आपकी, सॉरी संडे तक आपकी क्लासेस नहीं है. मंडे को हम रेक्टिफिकेशन एरर करेंगे, तब मैं वो 2 अंडरस्टैंड कराऊंगा, टेस्ट और फोर्थ भी आपको समझ आएगा. अभी कोई बंदा सुशांत बोला अंडरकास्ट मतलब ये भी कल भी डिस्कस किया था. अंडरकास्ट मतलब हमने कम टोटल किया था. सेल्स रिटर्न बुक अगर टोटल 10,000 आ रहा था, आपने 9,000 ही टोटल कर दिया था, तो आपकी सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस 9,000 आना चाहिए था, 10,000 आना चाहिए था, आपने 9,000 रखा था, तो वो आपका कम होगा. जब आपका सेल्स रिटर्न का डेबिट कम होगा, टोटली में गलती कर दी, बट आपने उनको क्रेडिट तो किया होगा कस्टमर को पूरा, तो डेबिट क्रेडिट आपका मैच नहीं होगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, और सस्पेंस अकाउंट को फिर हम
खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं रेक्टिफिकेशन एरर्स दूंगा तब मैं फोर्थ पार्ट पे दोबारा आ जाता हूं, फिर देखना ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी ने हो सकता है और क्वेश्चन में भी गलत आंसर लिया था, मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन का नहीं बोला चेक करने के लिए, सिर्फ मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन किया था मतलब नीचे आके उस पर मैंने आपको बोला, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग थे थोड़ा ए और डी पार्ट, मुझे भी कंफ्यूजिंग लगे, तभी मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी का देखो आंसर क्या लिया, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड था, आपके पास 3 दिन है रिवीजन करने के लिए। फोर्थ मैं रिपीट करा दूंगा, मैंने अभी बता दिया अंडरकास्टिंग आपको कि क्या होता है और उसका इंपैक्ट क्या था। ये एक ऐसी एंट्री थी जो आपकी मतलब सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होती, बाकी 3 चीजें नहीं होती। स्टिल आपको इसलिए समझ नहीं आया, अभी रेक्टिफिकेशन एरर नहीं किया, जब रेक्टिफिकेशन एरर करा दूंगा तब ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थर्ड आपने बोला है, क्वेश्चन लिखा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, इनमें से एरर ऑफ कमीशन कौन सा नहीं है, तो उसमें क्या था, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट। आपने मशीनरी अकाउंट को मेरे दोस्त बैलेंस गलत कर दिया था। जो रॉन्ग बैलेंसिंग होती है वो किस में आता है, कमीशन में आता है ना, वो कौन सा गलती है, एरर ऑफ कमीशन है ना, रॉन्ग ही बैलेंस कर दिया। रॉन्ग जहां पे लिखा तो कमीशन समझ लो, चाहे रॉन्ग पोस्टिंग हो, रॉन्ग बैलेंसिंग हो, रॉन्ग अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग जो भी हो। चौथा जो उसमें था वो क्लियर कट था कि वो तो एरर ऑफ कमीशन था, तो बाकी तो एरर ऑफ कमीशन रहे। रेक्टिफिकेशन एरर हम मंडे को कवर करेंगे मेरे दोस्तों। फोर्थ वाले का ए पार्ट आंसर है मेरे दोस्तों, फोर्थ वाले का ए पार्ट आंसर है, फोर्थ वाले का ए पार्ट आंसर है। जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तब मैं फोर्थ दोबारा से करूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन, प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक, जो लेक्चर्स मेरे हैं उनको आराम से देखो, उनको अच्छे से देखो। अगर कोई, वैसे अमूमन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे ग्रुप में ऐसे हैं अभी जिनने सारे लेक्चर्स देखे हैं, जिनने अकाउंटेंसी पढ़ी है। इरफान साहब यस कर रेक्टिफिकेशन मस्ट बी एक्लेट रिपीट, इस वक्त इस पे बहस नहीं करते हैं। मैं फोर्थ दोबारा रिपीट करूंगा, रेक्टिफिकेशन जब हम कवर कराएंगे तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई डाउट है आज के सेशन को लेके तो बता दो, अदरवाइज वी विल कॉल ऑफ द डे। बट 3 दिन लेक्चर नहीं है मेरे दोस्तों। तो आ रहा। हाँ दोस्त, वालेकुम सलाम। इसको हम रेक्टिफिकेशन में कर दे, मैं तब दिखाता हूँ कैसे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है जब हम रेक्टिफिकेशन एरर्स करेंगे। ठीक है इसराइल, 3 दिन तो नींद आ सकती है ना इस क्वेश्चन कंसेप्ट को समझने के बगैर भी। कोई दिक्कत नहीं, हम मंडे को करेंगे इसको। बाकी खत्म कैसे होगा मैंने दिखा दिया था आपको। हमें पता चला कि सेल है, सस्पेंस का क्रेडिट अकाउंट था तो हमने डेबिट कर दिया, सस्पेंस को डेबिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है दोस्त, आएगा कुछ ना कुछ खौफ में आया था, नोट कर देना क्या खौफ में आया था। ठीक है दोस्तों, हाँ हाँ, एरर्स रिपीट हो गया उसके बाद ही रेक्टिफिकेशन एरर होगा। इशू एरर्स को रिपीट करा दूंगा तभी समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन एरर, या जब रेक्टिफिकेशन एरर करागे तो बता दूंगा क्या एरर हुआ था, कैसे हुआ था। लेट्स कॉल ऑफ द डे, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।